नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम उषा है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा पर एक नई क्लास। सभी को पता है कि यूजीसी नेट में हमारी जो प्रथम इकाई है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसी से संबंधित कक्षा हम पढ़ेंगे। पहले पूरी यूनिट को कवर करेंगे और उसके बाद फिर पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास में हमें पता होना चाहिए। तो भाषा का हिंदी भाषा का विकास। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अपने विचार दूसरों को के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों से भली भांति समझ सकता है। मीन्स भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम होती है और भाषा का विकास है वो एकदम से नहीं हुआ है। भाषा धीरे धीरे डेवलप होके और फिर इस मतलब आज जो भाषा प्रयोग की जाती है तक पहुंची है। तो भाषा का विकास चरण में जैसे सबसे पहले जो मनुष्य था वो अपने अंगों से वो करता था, इशारे वगैरह करता था, उससे पता चलता था कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो मनुष्य है वो आंगिक, सबसे पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी? आंगिक भाषा थी। सबसे पहली भाषा थी वो आंगिक थी। दूसरी थी फिर वाचिक। वाचिक मीन्स जब वो बोल कर बताने लग गया। सबसे पहले इशारों से बातें करते थे, इशारों से एक दूसरे को समझाते थे, लेकिन बाद में फिर जैसे ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करने लग गया और फिर वो वाचिक भाषा का विकास यहाँ पर हुआ था। फिर है तीसरा वाचिक के बाद फिर उसने धीरे धीरे लिपि का विकास किया और फिर वो लिखित रूप में अपने विचारों को एक मनुष्य अपने विचारों को दूसरे मनुष्य को प्रकट करने लगा। और जो चौथा है वो है यांत्रिक। यांत्रिक मीन्स जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो मशीनी लैंग्वेज है वो होती है यांत्रिक लैंग्वेज। इस प्रकार भाषा का जो विकास है वो इन चरणों से होते हुए आगे बढ़ा है। तो सबसे पहले आंगिक है, फिर वाचिक है, फिर लिखित है, फिर यांत्रिक है। आगे भाषा वाणी वर्णों में व्यक्त की जाती है, यह कई प्रकार की होती है। तो जो भाषा है वो मतलब जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है और उसको हम अपने वर्णों में व्यक्त करते हैं। तो जो भाषा है वो कई प्रकार की होती है। पहले कूट भाषा, जैसे जो कोडिंग लैंग्वेज जिसको बोल देते हैं। कई बार हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई हमारी बातों को आपस में समझ ना पाए, तीसरा तो हम कोड लैंग्वेज का यूज करते हैं, कोडिंग लैंग्वेज का, कूट भाषा। दूसरा है कृत्रिम भाषा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। तीसरा है व्यक्ति की बोली, जो एक व्यक्ति जो स्थानीय व्यक्ति है उनकी बोली होती है, ये भी भाषा का एक रूप होता है। और आगे है विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा मतलब जैसे सब्जेक्ट, जैसे जो अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो अलग है, ज्योग्राफी और साइंस की है वो अलग है। तो ये विशिष्ट बोली, विशिष्ट भाषा के अंतर्गत आती है। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मीन्स एक पूरे राष्ट्र के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जो आम जनसंपर्क की भाषा होती है वो होती है राष्ट्रभाषा, जिसमें एक मतलब जैसे भारत का जो नॉर्थ इंडिया का कोई भी व्यक्ति है तो जो साउथ में जाता है तो वहाँ भी हिंदी बोलने वाले या समझने वाले मिल जाते हैं। तो वो हिंदी है हमारी संपर्क भाषा भी है, तो इसीलिए ये हमारी राष्ट्रभाषा है। फिर है प्रतिष्ठित भाषा। प्रतिष्ठित भाषा मीन्स जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो होती है प्रतिष्ठित भाषा। फिर है उपभाषा और बोली। उपभाषा भाषा से छोटी होती है, जैसे भाषा का छोटा रूप होता है उपभाषा, और उपभाषा से भी छोटा रूप होता है बोली, जो कि एक सीमित से क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोलते हैं बोली। बोली है वो भाषा का सबसे छोटा रूप होती है और उपभाषा उससे थोड़ा सा बड़ा रूप होती है। आगे है श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान, मति मीन्स अपने विचारों का, अपने कंसेप्ट का जो आदान प्रदान करने के लिए
लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का व्यवहार करता है उसे भाषा कहते हैं। दास जी के द्वारा दी गई एक परिभाषा है। अगला है किस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, मतलब जैसे हमने जो इसके भाषा के चरण देखे, फिर उनको वाणी रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, भाषा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, उन्हीं के आधार पर बताया गया है कि कॉमन जो इसकी जो विशेषताएं वो ये है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है, जो कि एक अर्जित संपत्ति है। मीन्स भाषा है ये एक अर्जित संपत्ति है। भाषा पर जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसको हिंदी नहीं आती है या कोई दूसरी भाषा नहीं आती है, तो वो उसी तरह के एनवायरनमेंट में रहकर या वहाँ के जो स्थानीय लोग के साथ बातचीत करके सीख कर भाषा को अर्जित कर सकता है। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसको अर्जित किया जा सकता है। ये अनुवांशिक नहीं है बल्कि अर्जित संपत्ति है। जो हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं, दूसरों से भिन्न होते हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा उसकी संरचना अलग है, अंग्रेजी भाषा उसकी संरचना अलग है, फारसी है उसकी अलग है, और जो दूसरी भाषाएं उनकी जो ध्वनि संकेत या संरचनाएं हैं वो अलग अलग हैं। भाषा परंपरागत वस्तु है, सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवाहमान है। सतत प्रवाहमान मीन्स भाषा है वो बदलती रहती है, उसके अंदर नई शब्दावली जुड़ती रहती है, कई शब्द जो प्रयोग नहीं होते उनको हटा दिया जाता है, तो ये कंटिन्यू चेंज होती रहती है, जिससे परिवर्तनशील भी है। तो भाषा परिवर्तनशील प्रवाहमान भी है। भाषा का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है। भाषा का वर्गीकरण यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाषा का वर्गीकरण है वो किन रूपों में किया जाता है। तो भाषा का वर्गीकरण है वो दो रूपों में किया जाता है। इसमें सबसे पहला है वो भाषा का जो वर्गीकरण है वो आकृति मूलक, मतलब इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये जो विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण है वो सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि विश्व में सबसे पहले भाषाओं का वर्गीकरण किसने किया था, प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। और विश्व में करीब करीब मतलब 2500 से 3000 के बीच में भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो आगे भाषाओं का वर्गीकरण आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण, मतलब आकृति के आधार पर और भाषा परिवार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आकृति मूलक के आधार पर इसके तहत है, आकृति मूलक में चीनी, तिब्बती, बर्मी, तुर्की, कन्नड़, संथाली, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत और जुलू, ये आकृति मूलक आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और पारिवारिक और ऐतिहासिक वर्गीकरण के अंतर्गत बहुत सी आकृति मूलक और भाषा पारिवारिक के तहत आती है, तो वो पारिवारिक है। पारिवारिक के अंतर्गत जैसे उसके अंदर पद संरचना कैसी है, वाक्य रचना कैसी है, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता कैसी है, मतलब मीन्स इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है पारिवारिक में। और जो आकृति मूलक है, आकृति मूलक जो वर्गीकरण है उसमें अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा के दो रूप प्रचलित हैं। आगे है जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, ये तो था भाषा का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाता है, आकृति और परिवार के आधार पर। फिर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भाषा का वर्गीकरण अमेरिकी भूखंड, जो अमेरिकी परिवार है वो अमेरिका की भूखंड के आधार पर है। भौगोलिक मतलब किस भूगोल के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस आधार पर वर्गीकरण किया जाए। तो अमेरिकी भूखंड के अंदर अमेरिकी परिवार की भाषा बोली जाती है। और अफ्रीकी भूखंड के अंतर्गत बंतू, सुदानी और बुशमैन, ये भाषा परिवार प्रचलित है। और प्रशांत महासागर ये भूखंड के अंतर्गत प्रशांत महासागर के अंतर्गत है मलय, पोलिनेशियाई, पापुई, ऑस्ट्रेलियन और दक्षिण पूर्वी एशियाई भाषा परिवार प्रचलित है।
फिर है यूरेशिया भूखंड। यूरेशिया भूखंड जो यूरोप और एशिया के अंतर्गत आते हैं। इस भूखंड में जो भाषा परिवार प्रचलित है उसमें है भारोपीय। भारोपीय में मीन्स भारत और जो आर्य जो थे, भारत यूरोप के अंतर्गत जो आते हैं। द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, गुरुस्की, यूराल, अल्तानी, चीनी, जापानी, कोरियाई और हाइस्बोरी, बास्क और सामी हामी, ये भाषा परिवार हैं वो यूरेशिया भूखंड में प्रचलित हैं। और ये सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है। यूरेशिया जो भूखंड वाला है, भारोपीय परिवार है, ये सबसे बड़ा परिवार है। जो भारोपीय परिवार है उसके कुछ अन्य नाम भी हैं। भारोपीय परिवार के अन्य नाम है इंडो जर्मनिक, भारत इत्ती भी इसको बोल सकते हैं, भारत इत्ती परिवार और आर्य परिवार, ये भी इसको कह सकते हैं। आगे है ये, जैसे ये इम्पोर्टेंट है कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भाषा का वर्गीकरण है वो 4 पार्ट में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। अमेरिकी भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड और यूरेशिया भूखंड। क्योंकि अभी क्वेश्चन है वो बहुत डीप में जाके पूछने लगे हैं, तो इसमें से कोई भी 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज दे देंगे, एक 3 लैंग्वेज तो दे देंगे एक परिवार की और एक दे देंगे अलग भूखंड से, और उसी में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इसमें से कौन सी इस भूखंड की नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाले जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी। और जो भाषा का वर्गीकरण जो आकृति मूलक और पारिवारिक आधार पर किया गया है ये भी। और दूसरा है एक जो भाषा का मतलब जो सबसे पहले जो भाषाओं का वर्गीकरण किया था वो किसने किया था, प्रोफेसर स्लेगल ने। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है हिंद यूरोपीय या आर्य परिवार, भारत हिंदी परिवार, शाखाओं को दोनों के आधार पर पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो जो यूरेशिया भूखंड की जो भारोपीय परिवार की भाषा है उनको आगे फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग के तहत भारत, ईरानी, संस्कृत, बाल्टो, स्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी आदि आते हैं। ये शतम वर्ग के अंतर्गत आते हैं भारतीय परिवार में, भारत आर्य परिवार में या भारत हित्ती परिवार में। अगला है केंतुम वर्ग। 2 वर्गों में डिवाइड किया है, शतम और केंतुम। केंतुम के अंतर्गत है जर्मनिक, इटालिक, तोकरी, ग्रीक और केल्टिक हिटाइट। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शतम और केंतुम वर्ग में कौन कौन से भाषाई परिवार आते हैं, कौन कौन से भाषाएं आती हैं। तो शतम वर्ग के भी याद रखिए और केतुम वर्ग के भी। शतम में भारत, ईरानी, संस्कृत, बाल्टो, स्लाविक, आर्मेनी, अल्बानी आती है। केतुम में जर्मनिक, इटालिक, तोकरी, ग्रीक और केल्टिक हिटाइट आदि आते हैं। भारत में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को 4 भाषा परिवार में विभक्त किया गया है। तो मेनली जो भारत में लोगों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है उनको 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले अग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें अग्नेय भी दे सकता है और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी दे सकता है, तो इनमें से कोई भी नाम दे सकता है। अगला है चीनी तिब्बतिया किरात भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार जो हमारे साउथ की तरफ बोला जाता है। भारत यूरोपीय या फिर आर्य भाषा परिवार। तो भारत में लोगों के द्वारा जो भाषाएं बोली जाती है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखिए, एक बार पीछे से रिवाइज कीजिए। सबसे पहले भाषा का जो वर्गीकरण है वो प्रोफेसर स्लेगल ने किया है। विश्व में 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। और जो भाषाओं का वर्गीकरण जो प्रोफेसर स्लेगल ने किया वो आकृति मूलक और पारिवारिक आधार पर वर्गीकरण किया है। आकृति मूलक को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक योगात्मक और एक अयोगात्मक। और जो पारिवारिक वर्गीकरण किया है वो पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता के आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण किया गया है। फिर हमने उसका भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण किया है। भौगोलिक आधार पर हमने यूरेशिया आकृति मूलक और पारिवारिक किया था। और फिर भौगोलिक आधार पर अमेरिकी भूखंड या अमेरिकी परिवार, अफ्रीकी भूखंड जिसमें बंतु, सुदानी, बुशमैन थे, प्रशांत महासागरीय भूखंड जिसमें मलय, पोलिनेशियाई, पापुई, ऑस्ट्रेलियन, दक्षिण पूर्व यूरेशिया भूखंड में भारोपीय, द्रविड़ परिवार, काकेशी, बुरुस्की, यूराल, अल्ताई, चीनी, जापानी, कोरियाई और हाइस्बेरी हामी सामी ये सम्मिलित हैं। फिर है हिंद यूरोपीय या आर्य परिवार
जो हित्ती परिवार के नाम से भी है, उनको फिर दो वर्गों में डिवाइड किया गया, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। और शतम वर्ग के अंतर्गत ये भाषाएं आती हैं और केतुम वर्ग के अंतर्गत ये आती हैं। फिर भारत में, सिर्फ भारत में, भारत यूरोपीय में तो जो पूरा भारत और यूरोप उसमें सम्मिलित है, लेकिन अकेले भारत में जो भाषा परिवार हैं उनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे पहला आग्नेय आस्ट्रिक भाषा परिवार, दूसरा चीनी तिब्बती या किरात भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार और भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो उपयुक्त वर्गीकरण के अलावा आर्य भाषा परिवार को ग्रियर्सन ने भी 3 भागों में डिवाइड किया है। तो अगर अलग से क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने भाषा का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया है, तो उन्होंने 3 वर्गों में किया है, ईरानी, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा परिवार। ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पूछ ले तो हमें 3 आंसर देना है। अगला है हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास को हम 3 भारतीय आर्य भाषा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांट के हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा जिसका समय 2000 से 5000 ईसा पूर्व मध्य है, और इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को हम सम्मिलित करते हैं। और दूसरा है जो ये मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा है, इसका समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के अंतर्गत आता है। और इसके जो प्राचीन आर्य भाषा थी उसमें तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी, और जो मध्यकालीन आर्य भाषा है उसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट को सम्मिलित किया जाता है। अगला है आधुनिक आर्य भाषा, जो थर्ड है, तीसरा है ये भाषा का विकास में आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आधुनिक समय तक प्रचलित है। इसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी इत्यादि भाषा किया गया है। आगे है प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत, प्राचीन आर्य भाषा थी जो 2000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य में थी, इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। तो ये यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे प्राचीन कौन सा है, वैदिक संस्कृत है। और संस्कृत की लिपि भी हमें बताया कि देवनागरी में। इसका समय 2000 से 5000 है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 से 1000 ईस्वी सन तक है। और ये ऐसा कहा जाता है कि आने वाली भाषाओं का क्रम इस प्रकार है, जैसे सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और उसके बाद फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। तो इसको एक सीक्वेंस में लगाने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, मतलब उसको अरेंज करके देना है, इसको आगे पीछे करके दे देंगे और हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट। तो इस प्रकार ये भाषा का विकास हुआ है। आधुनिक आर्य भाषा का समय है वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है, जो आधुनिक भाषा का विकास है। प्राचीन का तो सबसे पहले जैसे 2000 से 5000 ईसा पूर्व, मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और आधुनिक का 1000 से अब तक है। हिंदी और आधुनिक हिंदी, इसके तहत प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी आती है। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका जन्म आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से। तो हमारी हिंदी भाषा की जो मूल जननी है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा और हिंदी की दोनों की वैदिक संस्कृत, प्राचीन संस्कृत, वैदिकी, छांदस और वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो प्राचीन संस्कृत थी, प्राचीन संस्कृति या वैदिक संस्कृति, उसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम प्राचीन संस्कृत, वैदिकी, छांदस, वैदिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। इस भाषा की विशेषता यह थी, इस भाषा में यूरोपीय भाषा की तुलना में स्वरों की संख्या कम हो गई थी। स्वर परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है, जिसे अपश्रुति भी कहा जाता है। तो अपश्रुति किसे कहा जाता है, स्वरों के परिवर्तन के कारण उसका अर्थ बदल जाता है। स्वर बदल गया तो अर्थ बदल गया, इसी वजह से इसको अपश्रुति बोलते हैं। तो ये अपश्रुति के बारे में भी होना चाहिए। मध्यकालीन आर्य भाषा के तहत पाली और प्राकृत की बात
की जाती है। पाली का नामकरण को लेकर मत है कि इसका संबंध पंक्ति या प्राकृत से है, क्योंकि यह भाषा एक और जहाँ पंक्तिबद्ध है वहीं व्याकरणिक दृष्टि से प्राकृत से भी मिलती जुलती है। और है तो इसे बौद्ध प्राकृत भी कहा जाता है, जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो इसी भाषा में दिए गए थे। पाली की शब्द संस्था का मूल आधार है वो तद्भव शब्द है। हेमचंद मार्कंडेय सिंह देव आदि आचार्यों का मानना है कि संस्कृत देववाणी है। संस्कृत भाषा है उसको देववाणी की संज्ञा दी गई है। और प्रकृत उसी से विकसित है। जो प्राकृत भाषा है पाली जो बौद्ध धर्म के उपदेश थे उसमें दिए गए थे, बौद्धों की भाषा थी, और फिर उसी से प्राकृत का अवतरण हुआ है। इसी के बारे में प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्राकृतम, जो संस्कृत है वो प्रकृति से प्राचीन है और उसी का तद्भव रूप है वो प्राकृत भाषा है। वरुचि ने प्राकृतिक के चार भेद माने हैं। जो वरुचि थे उन्होंने इसके चार भेद माने हैं: शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पिशाची प्राकृत। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने उपयुक्त चार के अलावा एक और भाग भी माना है। जैसे ये चार तो माने ही जो वरुचि ने माने थे, इनके साथ साथ उसने पांचवा एक और भी माना है जिसे अर्धमागधी प्राकृत कहते हैं। तो वरुचि के आधार पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि वरुचि ने प्राकृतिक के कितने भेद माने हैं तो चार हैं, लेकिन अगर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का आ जाए तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो प्राकृत के जो भेद है वो पांच हो जाएंगे: शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत, पिशाची प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत। अपभ्रंश एवं तत्सम शब्द, अपभ्रंश एक तत्सम शब्द है। जो अपभ्रंश है वो एक तत्सम में संस्कृत से लिया गया शब्द है। यह प्राकृत की तीसरी अवस्था, इसे मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक माना जाता है। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी है? अवहट है। वो कौन सी है? अवहट है। अपभ्रंश का शब्द का, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो ये महर्षि पतंजलि ने किया था। अवहट शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि पतंजलि ने। आगे है डॉक्टर गियर्सन ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण इस आधार पर किया है। तो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने भाषाओं का वर्गीकरण इस तरह से किया है कि बाहरी उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा और भीतरी उपशाखा। तो डॉक्टर गियर्सन ने तीन शाखाओं में भाषाओं को डिवाइड किया था: बाहरी उपशाखा, मध्यवर्ती उपशाखा और भीतरी उपशाखा। बाहरी उपशाखा के अंतर्गत पश्चिमोत्तरी समुदाय, दक्षिण समुदाय और पूर्वी समुदाय सम्मिलित है। और जो मध्यवर्ती उपशाखा है उसके अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय सम्मिलित है। मध्यवर्ती के अंतर्गत एक ही है, मध्यवर्ती। और जो भीतरी उपशाखा है उसके अंतर्गत केंद्रीय समुदाय और पहाड़ी समुदाय सम्मिलित हैं। तो इसमें तीन तो हो गए बाहरी उपशाखा के अंतर्गत: पश्चिमोत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी। और मध्यवर्ती के अंतर्गत मध्यवर्ती समुदाय है। भीतरी के अंतर्गत केंद्रीय समुदाय सम्मिलित है और पहाड़ी समुदाय है। अगला है, ये तो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने किया था। और जो आगे है हार्नले, प्रोफेसर हार्नले ने भी भाषा का जो वर्गीकरण है वो किया है। उन्होंने 25 सिद्धांत पर आधारित वर्गीकरण किया है: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन और दक्षिणी गौड़ियन। ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कि हार्नले का जो 25 सिद्धांत है उसमें किन किन को सम्मिलित किया गया। तो उसमें आपको तीन ऑप्शन तो इसमें से दे देगा, या फिर जैसे एक ऑप्शन, तीन ऑप्शन अलग दे देगा और एक इनमें से दे देगा। या तो ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, या ये पूछ सकता है कि कौन कौन से सम्मिलित है, या कोड बना के भी दे सकता है कि पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी गौड़ियन, उत्तरी गौड़ियन, दक्षिणी गौड़ियन और मध्य गौड़ियन दे दिया बीच में। तो हमें उसमें से ये छांटना है कि इसमें गलत कौन सा है या फिर इसमें से ठीक कौन सा है। तो इस तरह से हमें आर्नले का है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी जरूर देखिए। जो अगला है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने जो जॉर्ज गियर्सन ने जो वर्गीकरण किया था उसी के आधार पर इसको बताया है। सुनीति कुमार चटर्जी ने उसने अपने वर्गीकरण में सम्मिलित किया उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दक्षिणाच्य। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए हिंदी भाषा का जो विकास है उसमें जो आज मैं ये करवा रही हूँ तो इसमें यूजीसी नेट के पेपर में जरूर 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 100% क्वेश्चन आता है।
तो ये जो वर्गीकरण है अलग-अलग जो भी हमारे जो इतिहासकार या फिर हमारे जो हिंदी साहित्य के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने किए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला ये हार्नले का सिद्धांत जैसे हमने पढ़ा कि पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, उत्तरी गोडियन, दक्षिणी गोडियन। इसी तरह से जो सुनीति कुमार चटर्जी जी थे, उन्होंने भी ध्वनि और व्याकरण के आधार पर ग्रीशियन के वर्गीकरण की आलोचना की और अपना वर्गीकरण दिया। तो सबसे पहले उदीच्य, फिर प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य और दाक्षिणात्य। तो ये वर्गीकरण किया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। आगे है धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार कर प्रतीच्य के तहत केवल गुजराती को रखा था। तो धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी ने जो ये वर्गीकरण किया था में थोड़ा सा बदलाव किया था और बदलाव करके उन्होंने इसमें जो गुजराती भाषा थी, गुजराती जो थी बोली थी, उसको प्रतीच्य के अंतर्गत रखा था और राजस्थानी को मध्य देशीय के अंतर्गत रखा था। उन्होंने प्राच्य के तहत असमिया, उड़िया और बांग्ला को ही रखा था। पूर्वी हिंदी को मध्य देशीय के अंतर्गत रखा था। तो जो ये उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय, प्राच्य, दाक्षिणात्य है, इनके अंतर्गत इन बोलियों को रखा था। अगला है हरदेव बहारी ने। हरदेव बहारी ने 7वीं से 11वीं सदी के मध्य के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश का स्वर्ण काल 11वीं सदी के मध्य किसने कहा था? तो हरदेव बहारी ने कहा था कि 7वीं से 11वीं सदी के मध्य के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। अपने विकास काल के दौरान ही उन्होंने सौर सैनिक प्राकृत को बहुत अधिक प्रभावित किया था, प्रगतिशील प्रभावित किया था। अपभ्रंश साहित्य का सर्वप्रथम संकलन डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने प्रस्तुत किया था। जो अपभ्रंश साहित्य है उसको संकलित करने का जो श्रेय है डॉक्टर रिचर्ड पिसेल ने प्रस्तुत किया है। अगला है अपभ्रंश का प्रथम महाकाव्य धनपाल कृत भविष्यत कथा है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरदेव बहारी का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुनीति कुमार चटर्जी का भी इम्पोर्टेंट है, ये वर्गीकरण भी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरी की पूरी ये जो पीडीएफ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए और साथ ही साथ नोट भी जरूर कर लीजिए। तो जो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध महाकाव्य था वो कौन सा था? जो धनपाल कृत भविष्यत कथा है वो था। और इसका संपादन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो भविष्यत कथा है उसका संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर याकोबी ने किया था। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि, अपभ्रंश में जो राम कथा जो कही जाती है उसके प्रथम कवि कौन थे? स्वयंभू थे, जिन्होंने पौंचरीव की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पौंचरीव की रचना की थी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। तो ये 1 नंबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू की रचना कौन सी थी? पौंचरी थी। और अपभ्रंश का जो राम काव्य का प्रथम कवि था वो कौन था? इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। लेकिन जो डॉक्टर भयाणी थे, डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा था। अपभ्रंश के राम काव्य की कथा कही थी उन्होंने, पौंचरी की रचना की थी। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, लेकिन डॉक्टर भयाणी का ये जो कथन है, डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा ग्रंथ महापुराण की रचना 10वीं सदी में पुष्पदंत ने की थी। तो कई बार मैचिंग में भी आ जाते हैं, पौंचरी वो रे दे देते हैं, एक तरफ से उनके राइटर दे देते हैं और एक तरफ से रचनाएं दे देते हैं और उनको मिलान करना होता है। तो जो सबसे बड़ा ग्रंथ है महापुराण, उसकी रचना किसने की थी? पुष्पदंत ने की थी। कब की थी? 10वीं सदी में की थी। इन्हें भयाणी ने अपभ्रंश का भावभूति कहा। तो अपभ्रंश का भावभूति तो कहा है इसको पुष्पदंत को, डॉक्टर भयाणी ने, और इसका जो भयाणी ने स्वयंभू को कहा है कालिदास, स्वयंभू को कालिदास कहा है और जो पुष्पदंत है इनको भावभूति कहा है। अगला है अवहट। जो अवहट है पाली प्राकृत अपभ्रंश और अवहट। अवहट अपभ्रंश का ही रूप है जो संधिकालीन भाषा कही जाती है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन सकता है कि संधिकालीन भाषा कौन सी कही जाती है? तो अपभ्रंश का जो संधिकालीन भाषा है वो अपभ्रंश का ही एक रूप है जो अवहट है।
इसमें रचित ग्रंथ संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता आदि है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कीर्तिलता की भाषा बताइए। तो कौन सी कीर्तिलता कौन सी भाषा में रचित है? अवहट में रचित है। संदेश राशक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो दामोदर दास की कृत है। 11वीं से 14वीं सदी की है भाषा। सर्वप्रथम अवहट नाम से ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर में किया था। तो जो अवहट भाषा का जो नामकरण है 11वीं से 14वीं सदी की का जो नामकरण है वो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने उनका जो एक ग्रंथ था, उनकी जो रचना थी वर्ण रत्नाकर, उसमें किया है। विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता की भाषा अवहट माना है। विद्यापति से पूर्व अब्दुल रहमान ने भी संदेश राशक की रचना अवहट में की है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपरवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। और जो अपभ्रंश है वो कैसी भाषा है? वो उकार बहुला है। इस तरह की भाषा है, उकार बहुला। तो अवहट के बारे में ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये अब जो अवहट है वो उसको संधिकालीन भाषा कहा है। इसमें कौन कौन से ग्रंथ रचित हैं? संदेश राशक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता। और सबसे पहले अवहट नाम किसने दिया था? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में। और विद्यापति ने भी अपनी जो कीर्तिलता है उसकी भाषा अवहट मानी है। और विद्यापति से पहले अब्दुल रहमान ने भी संदेश राशक की रचना की है, वो अवहट में की है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है और अपभ्रंश है वो उकार बहुला भाषा थी। और जो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार कौन थे? तो सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, हेमचंद्र और विद्यापति और रईधू, ये इसके प्रमुख रचनाकार हैं। जो अपभ्रंश भाषा है उसके प्रमुख रचनाकार हैं ये। तो आगे देखिए, आगे जैसे मैंने ये भाषा और उनका विश्व में भाषाओं की संख्या 2796 और विश्व में भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम और भाषाओं का वर्गीकरण इसमें आकृति मूलक और पारिवारिक आधार पर। आकृति मूलक में योगात्मक और अयोगात्मक हो जाएगी। और विश्व में जो पारिवारिक वर्गीकरण किया था वो पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीप के आधार पर किया गया था। और 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 जो भाषा परिवार है, 18 भाषा परिवार मतलब टोटल 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। यूरेशिया, यूरेशिया में यूरोप प्लस एशिया, इसके अंतर्गत भारतीय और द्रविड़ है। अफ्रीकी भूखंड, इसमें सूडानी बनते हैं। प्रशांत महासागरीय, इसमें ऑस्ट्रेलियाई और पापुई है। और अमेरिकी भूखंड, अमेरिकी परिवार इत्यादि। ये आगे जैसे भारतीय परिवार है, इनका वर्गीकरण है। इंडो जर्मनी भारतीय परिवार, भारतीय के नाम है दूसरे परिवार के अन्य नाम। भारतीय परिवार के बजाय अगर इंडो जर्मनी कहा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंडो जर्मनी का मतलब भी भारतीय परिवार है। भारतीय परिवार आ जाए तो उसका मतलब भी भारतीय परिवार है। और आर्य परिवार आ जाए तो उसका मतलब भारतीय परिवार है। फिर इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, शतम और केंतु। शतम के अंतर्गत भारत, ईरानी, आर्य, बाल्टो, स्लाविक, अमीनी, अल्बानी है। और केंतुम वर्ग के अंतर्गत जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, टोकरी और इटालिक इत्यादि। फिर भारतीय आर्य भाषा के चरण। भारतीय आर्य भाषा के चरण है प्राचीन आर्य भाषा 2000 से 5000 ईसा पूर्व। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत समझे। और जो मध्यकालीन आर्य भाषा है वो 500 से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक। और इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट सम्मिलित है। और जो आधुनिक आर्य भाषा है उसमें वो 1000 ईस्वी से आधुनिक काल तक है। इसमें हिंदी भाषा, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी शामिल है। अच्छा, एक इसमें जैसे ये ऊपर ये आया है कि योगात्मक और अयोगात्मक, इसको हम संयोगात्मक या वियोगात्मक भी बोल सकते हैं। तो जो संयोगात्मक, जो स्टार्टिंग में जो थे स्टार्टिंग में जैसे है संस्कृत है, पाली है और प्राकृत है। ये जो प्राकृत है ये है संयोगात्मक। ये कौन से हैं? संयोगात्मक या योगात्मक।
जो प्रथम 3 हैं, जो भाषा का विकास है वो हम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो संस्कृत, पाली और प्राकृत, ये संयोगात्मक भाषा है। और जो अगला है अपभ्रंश और हिंदी, अपभ्रंश और हिंदी, ये वियोगात्मक भाषा का स्वरूप है, ये वियोगात्मक है। तो अगला है आगे, ये इसके आकृति मूलक के मैंने बताए, योगात्मक और अयोगात्मक। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगी, और तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार और स्नेह